ओके बच्चों, आप लोग काइंडली मुझे बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है। ओके, चलें ठीक। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखने कि ये कौन कौन सी डिजीजेस काज करवाता है। ये नमोनिया भी काज करवाता है, ये बैक्टीरियमिया भी काज करवाता है, ये मेनिंजाइटिस भी काज करवाता है, ये ओटाइटिस मीडिया भी काज करवाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू के लिए अहम है वो ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है ये आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया काज करवाते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कौन सा बैक्टीरिया काज करवाता है, और वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ये बात आपने एमसीक्यू में याद रखनी है, और ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछा भी जाता है, इसलिए आपने इसे नहीं बोलना, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके 7 पॉइंट्स आप लोग ने याद रखने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली बात ये कि जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव लेंसेट शेप्ड कोकाई नजर आता है। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जब हम इस बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग करते हैं और ग्राम स्टेनिंग के बाद इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव लेंसेट शेप्ड कोकाई नजर आता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये लेंसेट शेप्ड कोकाई का मतलब क्या होता है? ये जो होता है लेंसेट शेप्ड कोकाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक बैक्टीरिया है तो अगर इसके एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंटेड शेप में हो, मतलब ऐसा राउंडेड बैक्टीरिया जिसके एंडिंग पॉइंट्स जो हों वो पॉइंटेड हों, तो उसे हम कहते हैं लेंसेड शेप्ड कोकाई। तो इस बैक्टीरिया को जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो ये बैक्टीरिया लेंसेड शेप्ड कोकाई हमें मिलेगा, और ये मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो डिप्लोकोकाई ही होता है। मतलब ये कि ये दो बैक्टीरिया इकट्ठे अरेंज हुए होते हैं। तो एक बात तो ये होगी कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो ये लेंसेड शेप डिप्लोकोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको मिलेगा। ये बात आपने एमसीक्यू में याद रखनी है। दूसरी बात यह कि जब हम इसे ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करवाते हैं तो ये अल्फा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया या ये अल्फा हीमोलाइसिस काज करवाते हैं। दो बातें होगी। तीसरी बात यह कि जब हम इसे बाइल के अंदर डालते हैं तो ये बाइल के अंदर सॉल्युबल है, मतलब ये कि बाइल के अंदर डालते ही इस बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है, ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है ये बैक्टीरिया। तो 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट ये कि ये बैक्टीरिया आपका जो है अप्टोचिन की मौजूदगी में इसकी ग्रोथ की इनहिबिशन हो जाती है। तो इसके जो है हो गए 5 पॉइंट हो गया। और इसका छठा पॉइंट ये कि इन सारे पॉइंट्स को मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। इस बैक्टीरिया के पास पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करवाता है। छठा पॉइंट ये कि ये कूलिंग रिएक्शन भी देता है। अब ये कूलिंग जो है रिएक्शन क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और आखिरी पॉइंट इसका ये है कि इस बैक्टीरिया के पास सी सब्सटेंस होता है। अब सी सब्सटेंस की क्या अहमियत है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। इसकी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये बैक्टीरिया जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव लेंसेड शेप्ड डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया होता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ये ब्लड एगर के ऊपर अल्फा हीमोलाइसिस देता है। तीसरा पॉइंट ये कि जब हम बाइल के अंदर इस बैक्टीरिया को ऐड करते हैं तो बाइल के अंदर इसकी लाइसिस हो जाते हैं या बाइल के अंदर ये बैक्टीरिया सॉल्युबल हो जाता है। इसका और पॉइंट इसका ये है कि अप्टोचिन की मौजूदगी में इसकी ग्रोथ की इनहिबिशन हो जाती है, और ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है, इसलिए आपने ये नहीं बोलनी कि अप्टोचिन की मौजूदगी में इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या नहीं होती। तो आपने ये याद रखना है कि अप्टोचिन की मौजूदगी में इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद यह कि इस बैक्टीरिया के पास एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। इस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की अहमियत ये होती है कि यह बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करवाता है। इसका अगला पॉइंट यह है कि यह बैक्टीरिया कूलिंग रिएक्शन देता है।
अब ये कूलिंग रिएक्शन होता क्या? अब कूलिंग रिएक्शन बेसिकली होता इस तरह से है कि जब हम बैक्टीरिया के सैंपल के अंदर कोई एंटीबॉडीज, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, तो वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर एंटीजन के साथ बाइंड करती है, और जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड कर जाती हैं तो इसके जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। इस चीज को हम कहते हैं कूलिंग रिएक्शन। कूलिंग रिएक्शन क्या होता है कि जब हम बैक्टीरिया के सैंपल के अंदर, या बैक्टीरिया का जो सैंपल होता है हमारे पास, उसके अंदर जब हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऐड करेंगे, तो वो एंटीबॉडीज अपने बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी। जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी तो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो जब इसकी स्वेलिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कूलिंग रिएक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है कूलिंग रिएक्शन देता है। ये बात आपने नहीं बोलनी, ये बहुत अहम बात है। देखिए, ये बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के प्रॉफ के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, एससीक्यूज होते हैं, वो हर साल मैं देखता हूँ। तो वही बातें जो कि आपके प्रॉफ के किसी ना किसी पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ होता है, वही बातें मैं आपको इसीलिए बताता रहता हूँ यहाँ पर। और इसीलिए सिर्फ आपको वही बातें बताता हूँ जो कि अहम होती हैं, और इसीलिए कोई भी बात हो मैं आपको कह देता हूँ कि ये बात बहुत अहम है, क्योंकि वो किसी ना किसी पेपर के अंदर आ चुकी होती है। उसके बाद ये कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर सी सब्सटेंस होता है। अब इस सी सब्सटेंस की अहमियत क्या है? इस सी सब्सटेंस की अहमियत ये है कि ये जो आपका जो बैक्टीरिया की सरफेस की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल के ऊपर ये सी सब्सटेंस मौजूद होता है। इसकी अहमियत ये होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती है, ये सी सब्सटेंस जो है उन्हीं सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है। और ये एक आपका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जो है इसका टेस्ट होता है। इसीलिए अगर किसी को नमूनिया हुआ तो उसका हम सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल देखते हैं। अगर उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो नमूनिया इसी स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनाई की वजह से। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये क्लिनिकली अहम बात है। इस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर सी सब्सटेंस मौजूद होता है। इस सी सब्सटेंस की अहमियत ये होती है कि ये सी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और इन सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इन सीआरपी का या सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का। और जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो नमूनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनाई की वजह से। तो ये बेसिकली इसकी अहमियत होगी। ओके बच्चों, अब आप में से कौन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा? जी मेरी बहन, आप काइंडली इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट कर। सर, सबसे पहले तो ये अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका लेंसेट शेप्ड होगा, ठीक है, और डिप्लोकोकाई होगा यूजुअली ग्राम पॉजिटिव। और अगर हम ब्लड एगार में इसको हम देखेंगे तो ये अल्फा हीमोलाइसिस शो करता है। उसके बाद हम बाइल में देखेंगे तो ये सॉल्युबल होता है, डिजोल्व हो जाएगा उसमें, और ऑप्टोजन के मौजूदगी में ये अपनी ग्रोथ इनहिबिट कर देता है। और पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है जो कि प्रिवेंट करता है फेगोसाइटोसिस से। और ये कूलिंग रिएक्शन शो करता है। कूलिंग रिएक्शन ये होता है कि जब हम बैक्टीरिया के सैंपल में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऐड करते हैं तो वो एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं। बाइंड करने के बाद कैप्सूल जो है वो स्वेलिंग शो करता है, दैट्स कूलिंग रिएक्शन। और सी सब्सटेंस सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अगर लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, तो अगर इंक्रीज होगा प्रोटीन तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया की वजह से कॉज हुआ है। जबरदस्त, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में याद रखनी है। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये जो सी सब्सटेंस होता है कहाँ मौजूद होता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर होता है। आपको मैंने जो जनरल बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाया था कि बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर एक कंपोनेंट होता है टिचोइक एसिड, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसी टिचोइक एसिड को हम एक और नाम दे देते हैं सी सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये बेसिकली इस सी सब्सटेंस की कहानी है।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस से पहले हम इसके विरुलेंस फैक्टर देखते हैं, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काज करवाता है। एक तो इसका विरुलेंस फैक्टर है, वो हो गया इसका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। दूसरा होता है इसका विरुलेंस फैक्टर लिपोटिचोइक एसिड। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है कि ये बैक्टीरिया की जो है उसकी फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करवाता है। लिपोटिचोइक एसिड क्या करता है, इसके बारे में हम वो पहले भी पढ़ा था कि ये साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होता है। ये तो दो बातें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तीसरा इसका विरुलेंस फैक्टर है आईजीए प्रोटीएज। ये बात बहुत अहम है। अब देखिए इस बात की अहमियत क्या है। अब ये देखें कि जब आप लोग सांस लेते हो ना, तो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया डिजीज नहीं काज करवाता। वो इस वजह से डिजीज नहीं काज करवाता क्योंकि हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर एक एंटीबॉडी मौजूद होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंटीबॉडी मौजूद होती है जिसका नाम होता है आईजीए एंटीबॉडी। तो जब एयरवे से या सांस लेते हुए जितने भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो डिजीज इसीलिए नहीं काज करवाते क्योंकि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आईजीए एंटीबॉडी मौजूद होती है, वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती है और इसी तरीके से बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस हो जाती है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई का जो बैक्टीरिया, इसके पास एक एंजाइम होता है आईजीए प्रोटीएज। ये अपने इसी एंजाइम की मदद से हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर जो आईजीए एंटीबॉडी है उसको ये डिसॉल्व कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो है जिसकी वजह से क्या होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आईजीए एंटीबॉडी मौजूद नहीं रहती। ये बैक्टीरिया आता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाता है, वहां पर अपनी ग्रोथ काज करवाता है और वहां पर जाकर ये अपना अगला प्रोसेस काज करवाता है, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास इसके विरुलेंस फैक्टर हैं सिर्फ 3। एक हो गया इसका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, दूसरा हो गया इसका लिपोटिचोइक एसिड, वो क्या करवाता है, वो सेप्टिक शॉक काज करवाता है। तीसरा इसका विरुलेंस फैक्टर होता है आईजीए प्रोटीएज, जो कि ये करता है हमारी रिस्पायरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आईजीए एंटीबॉडी लगी हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है। ये तो हो गया इसके विरुलेंस फैक्टर। अब अगला सवाल इसमें यह पूछा जाता है कि इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करो। तो अगर आप लोगों के पास पेपर में टाइम हो तो इसके विरुलेंस फैक्टर साथ मेंशन करना, अगर टाइम ना हो तो आपने इसे स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना है। आप देखो किस तरह आपने इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये बैक्टीरिया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया, ठीक है, ये आकर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर हुआ, ये बैक्टीरिया वहां पर आईजीए प्रोटीएज एंजाइम की मदद से रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आईजीए एंटीबॉडी लगी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद वह हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर गया ये बैक्टीरिया। वहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हुआ। ग्रो करवाने के बाद हमारे सेल्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इसने जो है एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो एल्वियोलाई है वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और इस तरीके से ऑक्सीजन का या रिस्पायरेटरी जो गैसेज हैं उनके एक्सचेंज में डिफिकल्टी होती है और इस तरीके से पेशेंट को नमूनिया हो जाता है। मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस का पैटर्न दोबारा एक्सप्लेन कर। यह बैक्टीरिया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, आईजीए प्रोटीएज को इसने सीक्रेट किया, हमारी एंटीबॉडी आईजीए को इसने जो है उसको डिग्रेड किया, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच हुआ, वहां पर ये अपनी कॉलोनी या नंबरिंग को इंक्रीज कर देगा, जिसके बाद ये वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो है काज करवाएगा, साइटोकाइंस वगैरह जो है वो रिलीज होंगे और हमारे सेल्स में या वहां पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या जो है एक्सुडेट वगैरह इकट्ठा हो जाता है। अब ये एक्सुडेट क्या होता है ये भी मैं आपको जब जनरल पैथो पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपने इतना करना है कि जब ये बैक्टीरिया हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा वहां पर अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करवाएगा और वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को काज करवाएगा। बस यहां पर आकर आपने कहानी को रोक दिया। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि इस तरीके से पेशेंट को नमूनिया हो जाए। इसके आगे क्या डिटेल है इतनी ज्यादा डीप में नहीं जाना आपने, बस इतनी आप लोगों के लिए काफी। फिर उसके बाद आपने ये फैक्टर्स लिख देने हैं जो कि नमूनिया को प्रमोट करवाते हैं।
अगर कोई पेशेंट अल्कोहल या जो ड्रग इनटेक करता है तो उसको भी नमूनिया हो सकता है। अगर उसको पहले से इन्फेक्शन है, कोई उसे वायरल इन्फेक्शन है, तो भी उस पेशेंट को नमूनिया हो सकता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स बता रहा हूं जो कि नमूनिया को प्रमोट करते हैं। तीसरा यह है कि अगर उसको कोई रिस्पायरेटरी डिजीज हो पहले से, जिस तरह पल्मोनरी कंजेशन हो या हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, तब भी उस पेशेंट को नमूनिया हो सकता है। अगर उसकी स्प्लीनेक्टमी होगी, स्प्लीन को रिमूव किया हुआ है, तब भी उस पेशेंट को नमूनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर उसे कोई सिकल सेल एनीमिया की कोई डिजीज है तो उस पेशेंट के अंदर भी नमूनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है और इस तरीके से आपने लिखना है। ओके बच्चों, तो आप में से कौन इसकी पैथोजेनेसिस को रिपीट करेगा? जी मेरी बहन, आप कैन इसकी पैथोजेनेसिस को रिपीट कर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने पैथोजेनेसिस में ये बताया कि जब भी सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला बैक्टीरिया है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है, ठीक है। वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। वहाँ पे इसने सिक्रीट करना होता है इंजाइम जिसका नाम है IgA प्रोटीएज इंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो मौजूद होती है ना IgA एंटीबॉडी, ये उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। वहाँ पे उसको जो है वो डिसॉल्व कर देगा उस एंटीबॉडी को, और इसके जो है ना ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से ना ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, और उसकी वजह से फिर गैस के एक्सचेंज में जो है वो प्रॉब्लम आएगी और नमूनिया कॉज करवा देगा। और जो फैक्टर्स प्रमोट कर रहे होते हैं नमूनिया को, उसमें अल्कोहल भी आ सकती है, ड्रग वगैरह भी, और वायरल इन्फेक्शन जो कोई पहले से हुआ हो, और पल्मोनरी कंजेशन हो, या हार्ट फेलियर इस तरह की कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो, या स्प्लीनेक्टोमी हो, या सिकल सेल डिजीज हो, तो ये सब भी नमूनिया के जो है ना चांसेस को उनको इंक्रीज करते हैं। ओके जबरदस्त। अच्छा, बाकी जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो तो समझ आ जाते हैं, लेकिन ये स्प्लीन के रिमूव करने से आखिर नमूनिया के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए बच्चे, अगर आपका कोई सवाल है तो एंड के ऊपर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसको कंप्लीट कर लूं। अब ये देखें कि स्प्लीन को रिमूव करने का स्ट्रेप्टोकोकस नमूना इससे क्या इसका रिलेशन है। स्प्लीन जो है ये आपकी लिम्फाइड आर्गन है। जब स्प्लीन रिमूव हो जाती है तो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डिप्रेस हो जाती है। ये बेसिकली इसके पीछे रीजन है। जब आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाएगी, मतलब कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपके अंदर जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई के चांसेस बढ़ जाते हैं या नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसके पीछे रीजन है स्प्लीन के रिमूव होने से। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, अच्छा बच्चों आपका कोई सवाल होगा तो एंड के ऊपर प्लीज, ठीक है। मैं बस इसको कंप्लीट कर लूं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मतलब यह कि आपको प्रॉफ के अंदर किस तरीके से इसका सिनेरियो आएगा। इसके अंदर आपको कहा जाएगा कि जो पेशेंट के जो स्पूटम है ना, उसका कलर होता है रस्टी ब्राउन या ब्राउन रस्टी। तो जहां पर ये ब्राउन रस्टी कलर स्पूटम आए तो मतलब ये कि उस पेशेंट के अंदर एस नमूनाई के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब ये उस पेशेंट को अगर नमूनिया हुआ है तो वो एस नमूनाई की वजह से। जो रस्टी स्पूटम है ये और भी बैक्टीरिया देते हैं, लेकिन उनको हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन रस्टी जो कलर का स्पूटम होता है ये एस नमूनाई की वजह से होता है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ याद रखनी, ये बात आपको सिनेरियो में आएगी। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और भी आएंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये आपका जो टॉपिक है ना, जब ये कंप्लीट कर लूंगा ना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिनेरियो बनता किस तरह से। फिर हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस को। अब लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हमने लिया सैंपल। सैंपल क्या लिया हमने? स्पूटम ले लिया, फर्ज किया। स्पूटम को लेने के बाद हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग की। जब हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग की तो हमें पता चला कि ये ग्राम जो है पॉजिटिव जो है, ठीक है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी जो शेप होगी वो लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई की होगी। जब हम इसे ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो ब्लड एगर के ऊपर जब हम इसे ग्रो करवाएंगे तो ये अल्फा हिमोलैटिक जो है या अल्फा हिमोलाइसिस काज करवाएगा। अगला पॉइंट ये कि जब हम इसे बाइल के अंदर ऐड करेंगे तो ये बाइल के अंदर जो है
उसकी लाइसिस हो जाती है। जब हम ऑप्टोचिन जब हम ऐड करेंगे तो ऑप्टोचिन के ऐड करने की वजह से इस बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है इसकी लैब डायग्नोसिस के अंदर। इसे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, स्पुटम। सैंपल को हमने ग्राम स्टेनिंग की तो हमें पता चल गया कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसे देखेंगे तो इसकी जो शेप होगी वो लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई की होगी, और जब हम इसे ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो ये अल्फा हीमोलाइसिस देगा, और जब हम इसे बाइल के अंदर ऐड करेंगे तो बाइल के अंदर ऐड करने की वजह से इसकी लाइसिस हो जाएगी, और जब ऑप्टोचिन हम ऐड करेंगे तो ऑप्टोचिन की मौजूदगी में इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। बस इतना ही आप लोगों ने इसकी लैब डायग्नोसिस में याद रखा। अब इसका सिनेरियो किस तरह से बनता है? सिनेरियो इसका इस तरह से बनता है कि आपको बता देंगे कि 20 साल का कोई पेशेंट है या 25 साल का, कोई भी एज दे सकते हैं। कोई पेशेंट है, इमरजेंसी में आया और उसे सांस का या रिस्पायरेटरी कोई ना कोई इश्यू था उसे, और जब हमने उसका स्पुटम देखा तो उसका स्पुटम का कलर था रस्टी, और उसी स्पुटम को जब हमने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर तो वहां पर लेंसेट शेप कोकाई का बैक्टीरिया मिला। तो इस तरीके से आप लोग इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि लेंसेट शेप कोकाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकाई नमूना ही है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि ये इस डिजीज का नाम बताओ, वो होगी आपकी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और कौन सा बैक्टीरिया काज करवाता है वो आप उसे बता दोगे कि स्ट्रेप्टोकोकाई नमूना है। फिर वो अगला सवाल पूछ सकता है उसकी जो है इसकी लैब डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करो या इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करो, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, सिर्फ इस बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ताकि मैं आपको अगला बैक्टीरिया जो है वो पढ़ा सकूं। ओके बॉयज, अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है इस बैक्टीरिया से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके गर्ल्स, अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है इस बैक्टीरिया से रिलेटेड तो पूछ सकता है। ओके बच्चों, तो इसकी समझ आ गई है? आप लोग काइंडली मुझे जल्दी से बता दो ताकि मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। ओके बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, ये तो अभी जो हमने चैप्टर जो कवर किया ना, ये है ग्राम पॉजिटिव हो गया कोकाई। अगला चैप्टर हमने स्टार्ट करना है ग्राम पॉजिटिव जो रॉड है वो, तो वो आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 17। ताकि ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया को इकट्ठे कवर करें, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको स्टार्ट करेंगे। ये है आपका चैप्टर ग्राम पॉजिटिव रॉड, चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे उनकी शेप जो है वो रॉड की तरह होगी। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे उनकी शेप थी राउंड या सफेरिकल। इस चैप्टर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे उनकी शेप होगी रॉड। अब ग्राम पॉजिटिव रॉड जो है, जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट है, जो कि इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, वो 4 से 5 है। एक है बैसिलस, ये एक जो है इसके ग्रुप का नाम है। फिर इस ग्रुप के अंदर और बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप है कोलेस्ट्रीडियम का, तीसरा ग्रुप है हमारे पास कॉर्नीबैक्टीरियम का, और चौथा जो हमने बैक्टीरिया पढ़ना है वो है लिस्टेरिया का ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप्स जो हैं हम कवर करेंगे इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह। अब इन्हीं ग्रुप्स के अंदर मजीद और बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहला हमारे पास आ जाता है ये बैसिलस। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप दोबारा बता रहा हूं कि जो ये बैसिलस होते हैं और क्लोस्ट्रीडियम, ये सिर्फ वाहिद वो 2 ग्रुप हैं बैक्टीरिया के जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जितने भी बैक्टीरिया वो स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते सिवाय बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम के। ये बात आप लोगों ने नहीं बोली। ओके, अब इसी जो ये बैसिलस है, इसकी शेप जो है वो आप सारे जानते हैं कि वो राउंड होगी, ओ सॉरी, जो है वो रॉड की तरह होगी। एक बात ये,
इस ग्रुप के अंदर दो बैक्टीरिया आ जाते हैं, एक है बैसिलस सीरस और एक है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये दो बैक्टीरिया आ जाते हैं इसी बैसिलस के ग्रुप में। ये जो बैसिलस का ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे और इनकी जो शेप होगी वो रॉड की तरह से होगी और वो चेन की सूरत में अरेंज होंगे। ये बातें हम इंशाल्लाह इसकी लैब डायग्नोसिस के अंदर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम सबसे पहले बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ये बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एक डिजीज काज करवाते हैं जिसे हम कहते हैं एंथ्राक्स। एंथ्राक्स डिजीज मोस्टली जो है वो एनिमल्स के अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने एंथ्राक्स का जो वर्ड है वो शायद ना सुना हो, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंथ्राक्स डिजीज लगती किस तरह से है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एंथ्राक्स का स्किन लियन है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता एंथ्राक्स हो जाए तो उसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है कि उसकी स्किन के ऊपर ये नेक्रोटिक टिश्यू होगा। ठीक, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के सेल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये तो होगी हमारी एंथ्राक्स की डिजीज। ये सिर्फ एक ही डिजीज काज करवाता है एंथ्राक्स। ये मोस्टली जो है एनिमल्स के अंदर कॉमन होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत जो है वो रेयर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही होगी कि ये बैक्टीरिया जो है वो रॉड की तरह की इसकी शेप होती है और चेन की सूरत में अरेंज होता है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया उनका पॉलीसैकेराइड, जो उनका कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। लेकिन ये सिर्फ वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जो कैप्सूल होता है वो डी ग्लूटामेट से बनता है। डी ग्लूटामेट क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसका जो कैप्सूल है वो डी ग्लूटामेट से मिलकर बनता है, और वो है आपका यही बैसिलस एंथ्रेसिस। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके जो कैप्सूल हैं वो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल्स होते हैं या वो पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। ये बात आप लोगों ने नहीं भूली। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है ये बेसिकली उन लोगों के अंदर ये डिजीज ज्यादा होती है जिनका कांटेक्ट जो है वो एनिमल प्रोडक्ट से हो। मतलब वो लोग जो कि वूल की फैक्ट्री में काम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उनके अंदर ये डिजीज कॉमन होती है। अब ये किस तरह से स्प्रेड करती है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैसिलस जो है ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये डिजीज जो है या ये बैक्टीरिया जो है अपने स्पोर्स के जरिए ट्रांसमिट होता है और उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जो कि एनिमल प्रोडक्ट से ज्यादा डील करते हैं। और इसका सिनेरियो प्रॉफ के अंदर किस तरह से बनता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये कंप्लीट कर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर के बारे में। तो ये बैक्टीरिया जो है सिर्फ और सिर्फ दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक एक्सोटॉक्सिन का नाम होता है एडिमा फैक्टर और दूसरे एक्सोटॉक्सिन का नाम होता है लीथल फैक्टर। ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक एक्सोटॉक्सिन का नाम होता है एडिमा फैक्टर, दूसरे का नाम होता है लीथल फैक्टर। अब ये बैक्टीरिया डिजीज किस तरह से काज करवाता है, एंथ्राक्स किस तरीके से काज करवाता है, वो आपको एक्सप्लेन करना। फर्ज क्या, ये बैक्टीरिया किसी भी तरीके के जरिए स्पोर्स के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होगा। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वहां पर ये दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। एक हो गया इसका एडिमा फैक्टर, दूसरे एक्सोटॉक्सिन का नाम होगा इसका लीथल फैक्टर। अब चाहे एडिमा फैक्टर हो चाहे लीथल फैक्टर हो, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इन एक्सोटॉक्सिन के दो कंपोनेंट होते हैं आगे, एक होता है ए सब यूनिट और दूसरा होता है इसका बी सब यूनिट। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि चाहे एक्सोटॉक्सिन एडिमा फैक्टर हो चाहे एक्सोटॉक्सिन लीथल फैक्टर हो, इन एक्सोटॉक्सिन के दो कंपोनेंट होते हैं, ये दो सब यूनिट होते हैं। एक का नाम होता है ए सब यूनिट, दूसरे का नाम होता है बी सब यूनिट। बी सब यूनिट का जो काम होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो हमारी सेल सरफेस के साथ बाइंड करेगा, बस। और ये बात पूछी जाती है कि जो इसका बीटा सब यूनिट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि ह्यूमन सेल्स के साथ वो बाइंड करेगा। जो इसका ए सब यूनिट होता है उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, चाहे एडिमा फैक्टर हो चाहे इसका लीथल फैक्टर हो, इसके दो सब यूनिट होंगे, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। ए सब यूनिट के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, बी सब यूनिट का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे सेल के साथ बाइंड करे।
अब एडिमा फैक्टर किस तरीके से काम करता है? एडिमा फैक्टर इस तरीके से काम करता है कि इसके दो सब यूनिट हुए, ए सब यूनिट, बी सब यूनिट। बी सब यूनिट जो हमारे सेल के साथ बाइंड करेगा, जब ये बाइंड कर लेगा तो ए सब यूनिट एक्टिवेट होगा, उसके पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन के अंदर एडिनाइलेट साइक्लेज के तौर पर काम करेगा। और एडिनाइलेट, इस बात को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो इसका बी सब यूनिट होगा उसका काम क्या होगा कि वो हमारे सेल के साथ बाइंड करेगा, इसके ए सब यूनिट के पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, वो इस कंडीशन में एडिनाइलेट साइक्लेज के तौर पर काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमन सेल के अंदर एक साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एडिमा हो जाएगा। ये बेसिकली एडिमा फैक्टर का मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये काम करता है, एडिमा फैक्टर जो एक्सोटॉक्सिन। दूसरा हमारे पास जो एक्सोटॉक्सिन है वो है लीथल फैक्टर। ये बेशक इसका नाम जो है वो एडिमा फैक्टर हो या लीथल फैक्टर हो, लेकिन ये दोनों हैं एक्सोटॉक्सिन, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब जो ये लीथल फैक्टर होता है इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, एक ए सब यूनिट और दूसरा बी सब यूनिट। बी सब यूनिट का काम क्या है, वो हमारे सेल के साथ बाइंड करेगा, ए सब यूनिट के पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब लीथल फैक्टर का जो ए सब यूनिट होता है ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारा एक एंजाइम होता है फास्फोकाइनेज एंजाइम। ये इस फास्फोकाइनेज एंजाइम को डिग्रेड करवा देता है। अब ये फास्फोकाइनेज एंजाइम का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है? इसका नॉर्मली फंक्शन ये होता है कि हमारे पास हमारे सेल के अंदर एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है MAPK के नाम से। MAPK के नाम से हमारे सेल के अंदर एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब MAPK सिग्नल पाथवे को कंट्रोल करता है फास्फोकाइनेज एंजाइम। लीथल फैक्टर का जो ए सब यूनिट होता है वो इसी फास्फोकाइनेज एंजाइम को डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि MAPK के जो सिग्नल पाथवे है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, सेल टिश्यू की डेथ हो जाएगी, या जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से लीथल फैक्टर जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है और एडिमा फैक्टर इस तरीके से हमारे सेल्स को डैमेज करता है। ये बड़ा सिंपल सा, कोई इसमें इतनी ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, तो इसकी पैथोजेनेसिस को कौन रिपीट कर देगा? देखें, ये चीजें मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को अगर मेरी जुबान नहीं समझ आई तो शायद कोई बंदा अगर रिपीट कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज समझ आ जाए। ठीक है, ओके। तो मरियम, जी मेरी बहन, आप काइंडली इसको रिपीट कर दें। सर, इसमें हमने पढ़ा है पैथोजेनेसिस में कि जब स्पोर्स एंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में तो ये बैक्टीरिया जो है ना दो एक्सोटॉक्सिन हमारे पास प्रोड्यूस करता है, एक एडिमा फैक्टर और एक लीथल फैक्टर। दोनों एक्सोटॉक्सिन्स के दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। बी सब यूनिट जो होता है उसका काम होता है कि वो सेल सरफेस के साथ बाइंड करता है, और जो ए सब यूनिट होता है वो जो है ना एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। अब जब स्पोर्स एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एडिमा फैक्टर का जो बी सब यूनिट होता है ना वो सेल के साथ बाइंड करता है, और ए सब सेल के साथ बाइंड करता है। फिर हमारे पास ए सब यूनिट एक्टिवेट होता है, उसने एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करानी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज का फंक्शन ये परफॉर्म करता है। इससे साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो लीक होकर ना बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में डिहाइड्रेशन हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एडिमा हो जाता है। इसी तरह जो लीथल फैक्टर होता है वो क्या करता है कि उसका भी बीटा सब यूनिट जो है वो सेल सरफेस के साथ बाइंड करता है, और फिर ए सब यूनिट एक्टिवेट होता है, उसने फॉस्फोकाइनेज एंजाइम की डिग्रेडेशन करानी होती है। अब फॉस्फोकाइनेज एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन हमारे पास ये होता है कि MAPK सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जब ये सब यूनिट इस एंजाइम को डिग्रेड करा देगा तो ये पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और ग्रोथ कम हो जाएगी। जबरदस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी पैथोजेनेसिस का आपकी कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर सिर्फ एक MCQ जो अक्सर प्रॉप के अंदर पूछा जाता है वो ये है कि वूल सॉर्टर्स डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है।
और वो है आपका बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस इंतहाई सिंपल सी है, और वो सबसे पहले हमने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसकी शेप देखेंगे तो वो रॉड होगी, और अरेंजमेंट में देखेंगे तो वो चेन की सूरत में अरेंज होगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के बाद देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये बैक्टीरिया इस तरह से नजर आएगा। ये रॉड की तरह से और चेन की सूरत में अरेंज है। देखें, ये सारी इसकी चेन्स बनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद जब हम इसे ब्लड एगर के ऊपर जो है ब्लड एगर के ऊपर इसको जब हम ग्रो करवाएंगे तो ये कोई हीमोलाइसिस वगैरह शो नहीं करेगा। फिर हम इसको मजीद कंफर्म करने के लिए इसके मजीद टेस्ट करेंगे, जिसमें पीसीआर हो गया, जिसमें एलाइजा हो गया, और जिसमें डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट होगी। तो ये इसकी लैब डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं, इंतहाई सिंपल से हैं, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोग अपनी लैब फाइंडिंग्स को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से अपनी बुक के ऊपर लिखते जाओ, क्योंकि जब आप लोगों के प्रॉफ का टाइम आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों की छुट्टियां होती हैं। तो उन 2 दिनों के अंदर पूरी माइक्रो को, पूरी जो है आपकी जनरल पैथो को कवर करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो अगर आप इसे पॉइंट्स की सूरत में पहले से ही इसको याद कर लोगे, इसको लिख लोगे, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। इसके लैब डायग्नोसिस में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, फिर हम इसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसकी शेप जो है वो जो है इसकी शेप जो है वो रॉड की तरह से होगी, और जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो चेन्स की सूरत में होगी, जो कि आपको अभी मैंने इसके डायग्राम में दिखा दी है। जब हम इसे ब्लड एगर के ऊपर जो है इसको ग्रो करवाएंगे तो कोई भी हीमोलाइसिस ये नहीं शो करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर हम इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम इसके कुछ और टेस्ट करेंगे, जिसमें पीसीआर हो गया, एलाइजा हो गया, और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी लैब डायग्नोसिस को याद रखा। ओके बच्चों, तो बस आज के लिए आपके लिए इतने ही 2 बैक्टीरिया काफी हैं, ठीक है। कल से इंशाल्लाह फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके ओके बच्चों, अब हम इसको जो है आपको प्रॉफ के अंदर या इसके सिनेरियो को किस तरह से इसको डायग्नोज करेंगे। इसको बेसिकली डायग्नोज करने के लिए आपके सिनेरियो के अंदर ये आपको कहा जाएगा कि वो जो पेशेंट था ना, वो एनिमल प्रोडक्ट से डील करता था, या वो वूल की फैक्ट्री में काम करता था। इस तरह का ना कोई आपको इशारा लाजमी देगा वो, और उसके बाद आपको ये भी इशारा दे सकता है कि उसकी स्किन के ऊपर कोई नेक्रोटिक, कोई लियन बना हुआ है, ठीक है। ये 2 इशारे आपको लाजमी देगा आपको सिनेरियो के अंदर, जिससे आप इसको आराम से डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है।